गौरी को आज क्लास ओवर होने की थोड़ी सी जल्दी है, क्योंकि वो नौकरी के पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती और समझना भी चाहती है कि काम क्या करना होगा। और कैंपस ओवर होने के बाद अब सभी घर के लिए निकलने लगते हैं और सभी गौरी से बाय करते हैं। तो गौरी भी सबको बताती है कि आज मैं भी रूम पर नहीं जाऊंगी, बल्कि मुझे न्यू जॉब मिल गई है, तो मुझे वहाँ जाना है। सुबह रुचिका की वजह से मैं तुम सबको बता नहीं पाई। नवजोत गौरी द्वारा बताए गए एड्रेस पर गौरी को ड्रॉप करती है। नवजोत, बेस्ट ऑफ लक गौरी, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, मेरा घर पास में ही है। गौरी गेट पर जाती है तो गेट कीपर अंदर कॉल करता है, तो दादी गौरी का नाम सुनकर उसे अंदर भेजने को कहती है और बीना को गौरी को लाने बाहर भेजती हैं। बीना गौरी को लेकर घर के अंदर आती है। घर की भव्यता देखकर गौरी बहुत आश्चर्य से देखती है। गौरी आंखें बड़ी बड़ी करके पूरे बंगले को देख रही थी। तभी दादी, अरे बेटा, आप आ गई, आओ बेटा, अंदर आओ। गौरी, दादी माँ, ओ दादी, आपके बेटा और बहू कहाँ हैं? दादी, तुम मुझे दादी माँ ही कहो, अच्छा लगता है। और फिर एक तस्वीर उठाकर गौरी को दिखाते हुए, ये मेरे बेटा और बहू हैं, जो एक प्लेन क्रेश में, और फिर उदास हो जाती है। गौरी, बात को संभालते हुए, अरे दादी, आपने तो बताया ही नहीं कि मुझे करना क्या है। दादी, पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें आज एक कहानी सुनाऊं। मेरे बेटा और बहू दोनों व्यापार जगत का जाना माना नाम थे। उन्हें अक्सर बिजनेस की वजह से टूर पर रहना पड़ता था। इसीलिए दोनों ही बच्चे, चीकू और चिंकी, दोनों कॉलेज में ही पढ़ते थे और छुट्टियों में ही घर आते थे। चीकू के दादाजी यहाँ का बिजनेस संभालते थे, तो मैं भी अपने को बिजी रखने के लिए कभी गार्डन, किचन और कुछ सहेलियों के बीच समय काट लेती थी। और एकमात्र संडे को ही मुझे घर पर अच्छा लगता था, क्योंकि उस दिन हम सब घर पर ही होते थे। कभी कभी तो बच्चे भी संडे को घर आ जाते थे। ऐसे ही हमारी दुनिया चल रही थी कि अचानक वो मनहूस दिन आया, जब अचानक से एक फ़ोन कॉल के कारण मेरे बेटे और बहू को दार्जिलिंग जाना पड़ा, जहाँ बहू के माता पिता रहते थे। उनकी वहाँ टी बागान थे और बहू की माँ को हार्ट अटैक आया था, तो प्राइवेट जेट से दोनों दार्जिलिंग के लिए निकले और रास्ते में मौसम खराब होने से प्लेन क्रैश हो गया। और इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। गौरी की भी आंखों में आंसू बहने लगे। फिर वो दादी के आंसू पोंछते हुए, आपको पता है कि आप तो कितनी लकी हो कि आपके पास कम से कम यादें तो हैं। मुझे देखिए, मुझे तो अपने माँ पापा का चेहरा भी याद नहीं। बस मामा जी और मामी जी ने ही पाला है, और प्यार वो भी मामी से छुप कर ही मामा जी करते थे। इसीलिए जैसे ही मुझे स्कॉलरशिप मिली, मामा जी ने ही मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया और मैं चली आई। गौरी, बात को घुमाते हुए, अच्छा, अभी आप कुछ खाएंगी तो मैं आपके लिए बना दूँ। दादी, देखो, ये मेरा चार्ट है और ये मेरी मेडिसिन है। क्योंकि मेरा खान-पान परहेजी होता है, तो मैं सब कुछ खा नहीं सकती। गौरी दादी का दिया हुआ चार्ट और प्रिस्क्रिप्शन बड़े ध्यान से पढ़ती है। फिर दादी, अभी तो मैं नहीं कहती कि आप दवा खाना बंद करिए, पर ब्लड प्रेशर को आप योगा से भी कंट्रोल कर सकती हैं। अब से रोज़ शाम को हम योगा करेंगे, और जब आप करने लगेंगी तो सुबह योगा करिएगा, क्योंकि सुबह का योगा ज़्यादा फायदा करता है। दादी मुस्कुरा देती हैं और गौरी चाट देखकर, मैं आपके लिए छेने के पराठे बनाकर लाती हूँ, और बीना के साथ किचन में चली जाती है। दूध से क्रीम हटाकर छेना बनाती है और फिर उसके पराठे सेक रही होती है कि एक पहचानी हुई सी आवाज़ कान में पड़ती है। तो वो सोच में पड़ जाती है कि ये आवाज़ किसकी है। और तभी अचानक से पराठे का ध्यान आता है, तो जल्दबाजी में उसका हाथ तवे से छू जाता है। फिर वो ध्यान झटककर पराठे बनाती है और कैसरोल डाइनिंग टेबल पर रखकर दादी के कमरे की ओर चली जाती है। और इसी समय
रुद्र अपने कमरे से फ्रेश होकर बाहर आता है और किचन की तरफ जा ही रहा होता है कि डाइनिंग पर रखे कैसरोल और चटनी पर उसकी निगाह पड़ती है और वो जल्दी से प्लेट लेकर पराठा निकालता है और चटनी निकालकर खाने लगता है और खाते ही वाह क्या स्वाद है। पर ये है क्या, पहले तो नहीं खाया। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैसरोल को हाथ लगाने की। रुद्र ये टोन और अनजान आवाज़ सुनकर खाते खाते हाथ रोक लेता है। तभी दादी, अरे चीकू तुम कब आए बेटा, मुझे बुलाया भी नहीं। रुद्र, ओ मेरी प्यारी दादी, मुझे लगा आप आराम कर रही हैं और मुझे भूख लगी थी तो मैंने खाना डाइनिंग पर लगा देखा है तो खाने लगा। ये आवाज़ सुनकर अब तक गौरी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। तभी दादी गौरी का हाथ पकड़कर खींचते हुए डाइनिंग पर लाती हैं और पूछती हैं कि तुमने ऐसा भी क्या बना दिया कि मेरा चीकू भी तारीफ कर रहा है। वैसे ये जल्दी किसी की तारीफ करता नहीं है। तभी गौरी धीरे से, आह, तो दादी क्या हुआ बेटा, और रुद्र भी पलट कर देखता है। गौरी, कुछ नहीं दादी, वो हाथ जरा तवे से छू गया था दादी, और तुमने हमें बताया भी नहीं। बीना, हमारे कमरे से ऑइंटमेंट ले लाकर दो, और गौरी को अपने बगल की चेयर पर बिठा लेती हैं। अब रुद्र गौरी को, और गौरी जमीन को घूरे जा रही थी। तभी बीना ऑइंटमेंट लाकर देती है और दादी उसके हाथ में लगाती हैं। फिर हाथ धोकर, चलो अब खाओ तुम भी, सीधा कॉलेज से आई हो ना। गौरी धीरे से, नहीं दादी, सुबह मेस में खाया था और रात में मेस में खा लूँगी। दादी, तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं खाती। गौरी, ठीक है, थोड़ा सा खा लूँगी, और उठकर दादी को सर्व करती है और खुद भी एक पराठा ले लेती है। दादी, अरे वाह बेटा, परहेजी खाना भी इतना स्वाद बन सकता है, मुझे आज ही पता चला। चीकू तुम भी खाओ बेटा। दादी की बात सुनकर रुद्र भी चुपचाप खाने लगता है। गौरी ने दादी के लिए छेने के पराठे बनाए थे, जो कि दादी, रुद्र और गौरी सभी एक साथ बैठकर खा रहे थे। और पहले रुद्र और फिर दादी दोनों ही पराठे के स्वाद की बहुत तारीफ करते हैं। खाना खा लेने के बाद अब गौरी दादी को उनकी दवा देती है और फिर बातें करते हुए उनके सर को सहलाने लगती है। जब दादी की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो दादी को देखती है तो पता चलता है कि दादी सो गई हैं। गौरी दादी को सही से उड़ाकर उनके कमरे से बाहर आ जाती है और बाहर लॉन में जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने लगती है। इत्तेफाक से रुद्र अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होता है, जहाँ से गौरी उसे साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे से नीचे आता है और गौरी के पीछे खड़ा हो जाता है और पहले तो देखता रहता है कि वो कर क्या रही है। गौरी उसी के दिए हुए सम्स कर रही थी और वो भी बहुत ही आसानी से उन सवालों को करती जा रही थी। तभी गौरी को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है, तो वो सवाल करते हुए रुक जाती है। रुद्र देखता है वो सवाल करते हुए रुक गई तो गौरी से, मिस, एनी प्रॉब्लम। गौरी रुद्र की आवाज़ सुनकर डर जाती है और जल्दी से खड़ी होने लगती है तो गौरी का पैर मुड़ जाता है और उसके मुंह से आह निकल जाती है और वो गिरने को ही होती है कि रुद्र उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और फिर जैसे ही वो सीधे होती है तो पैर सीधे रख ही नहीं पाती है और रुद्र उसे छोड़ देता है। गौरी एक पैर पर जोर देते हुए अपनी बुक्स और बैग उठाती है और सॉरी कहकर बिना रुद्र को देखे अंदर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है तो दूसरे पैर को नीचे रख ही नहीं पाती और उसकी आंखें छलक जाती हैं। फिर भी वो एक पैर से दूसरे पैर को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगती है। पर रुद्र जब ये देखता है तो वो उसे गोदी में उठा लेता है और गौरी आंखें बड़ी बड़ी करके रुद्र को देखने लगती है तो रुद्र की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है और उसकी बड़ी बड़ी लाल लाल आंसुओं से भीगी आंखें देखकर रुद्र उसके चेहरे से नज़र हटा ही नहीं पाता। और जब गौरी उसे अपने आप को देखते हुए पाती है
तो अपनी नज़रें झुका लेती है। रुद्र उसे अंदर ला ही रहा होता है कि दादी, अरे क्या हुआ बेटा, कहीं लग गई? तो गौरी घबराकर, नहीं दादी वो। तो रुद्र बीच में ही, पैर मुड़ गया है तो चल नहीं पा रही है, और तब तक सोफे पर उसे बिठा देता है और खुद अंदर की तरफ चल देता है। दादी, बहुत दर्द हो रहा है बेटा, देखो थोड़ा सूजन आ गई है। गौरी, कोई नहीं दादी, मुझे आदत है। माँ और पापा थे नहीं और मामा जी मामी जी की वजह से कुछ नहीं करते थे, तो मुझे कभी भी चोट लगने या तबीयत खराब होने पर अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता था, इसलिए मुझे आदत है। और रुद्र थोड़ी दूर फर्स्ट एड बॉक्स निकालते हुए सारी बातें सुन रहा था। और तभी गौरी, दादी अभी आप क्या खाएंगी, मैं बना लाती हूँ। दादी, मेरी बच्ची अपनी हालत तो देखो, बीना बाजार से आकर कुछ बना देगी, तुम बैठो अभी। रुद्र फर्स्ट एड बॉक्स लाकर, दादी, तो गौरी, आप बड़ी हैं, मैं लगा लूंगी। तो रुद्र खुद ही ऑइंटमेंट निकालकर गौरी का पैर पकड़कर ऑइंटमेंट लगाने लगता है। और दादी दोनों को देखकर मन में, काश जो मैं सोच रही हूँ वो सच हो जाए। तब तक रुद्र ऑइंटमेंट लगाकर क्रेप बैंडेज गौरी के पैर में बांध देता है और पूछता है, कहाँ रहती हो? गौरी डरते हुए पर हिम्मत करके, वो सर हॉस्टल में। रुद्र कुछ सोचते हुए, आज के लिए कॉल कर दो कि हॉस्टल नहीं आओगी, बाकी कल देखते हैं। फिर दादी, चाय पियेंगी? तो दादी, हूँ। गौरी, मैं बनाकर लाती हूँ, और उठने लगती है। रुद्र, बैठी रहो और पहले कॉल करो। गौरी, मेरे पास मोबाइल नहीं है और मैं रुकूंगी कैसे, मेरे पास यहाँ तो कपड़े भी नहीं है। रुद्र मोबाइल की बात पर आश्चर्यजनक ढंग से उसे देखने लगता है और फिर किसी को कॉल करता है और कुछ ऑर्डर करता है और खुद ही किचन में चला जाता है। रुद्र किचन में चाय बनाता है और 3 कप चाय बनाकर लाता है, क्योंकि किचन का काम बीना ही देखती है और आज गौरी के होने से वो अपने लिए कुछ खरीदारी करने बाजार गई थी। गौरी आश्चर्य से रुद्र को देखती है पर डर के कारण कुछ बोलती नहीं। दादी चाय का कप गौरी को देते हुए, दादी खुद ही गौरी को बताना शुरू करती हैं, छोटे से ही हॉस्टल में रहने से थोड़ी बहुत कुकिंग जानता है। और तभी कोई अंदर आता है और रुद्र से, सर आपने जो मंगाया था वो मैं ले आया। रुद्र, ठीक है टेबल पर रख दो और अकाउंट डिपार्टमेंट से अपनी स्लिप क्लियर कर लेना। जतिन, जी सर। रुद्र, यू मे गो नाउ। जतिन चला जाता है। रुद्र एक बड़ा पैकेट गौरी की तरफ बढ़ाकर, ये तुम्हारे लिए है, और दूसरा छोटा पैकेट लेकर रुद्र खुद ही सोफे पर बैठकर बॉक्स को ओपन करने लगता है और उसमें से एक मोबाइल निकालकर उसमें सिम लगाता है और दादी और अपना नंबर उसमें सेव करता है। फिर अपने मोबाइल पर कुछ सर्च करके एक कॉन्टैक्ट नंबर और ऐड कर देता है और नए मोबाइल से अपना नंबर डायल करके रिंग आ जाने पर उसे सेव करता है और मोबाइल बॉक्स में रखते हुए गौरी की तरफ बढ़ा देता है। गौरी पहला बैग देखकर ही शॉक्ड थी, फिर दूसरा मोबाइल बॉक्स रुद्र के देने पर बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगती है। रुद्र, ये भी तुम्हारे लिए है और इसमें मैंने दादी और अपना नंबर सेव कर दिया है और तुम्हारी हॉस्टल की वार्डन का नंबर भी है इसमें, मिस मैरी का। तो कॉल करके उन्हें तुरंत इन्फॉर्म करो कि आज तुम वापस नहीं आ रही, क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और पैर में चोट लगी है। गौरी, सर, बड़ी हिम्मत करके बोलती है कि पर मुझे ये सब नहीं चाहिए और मैं अभी थोड़ी देर में चली जाऊंगी। रुद्र गौरी को घूर कर देखते हुए, मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं कर रहा, तुम्हारी सैलरी से एडजस्ट होगा। और रही जाने की बात, फिर थोड़ा डांटते हुए, तो पहले खड़ी होकर बताओ तुरंत। गौरी डर के कारण खड़ी होने लगती है और जैसे ही पैर जमीन पर टच करता है आह के साथ लड़खड़ा जाती है। रुद्र जल्दी से लपक कर उसे गिरने से बचा लेता है। और हो गया या और कुछ बाकी है? गौरी रोने लगती है, जो रुद्र देख नहीं पाता, और दादी से कहता है, दादी आप समझाइए इस जिद्दी को, और उसे फिर से बिठा देता है। दादी, रुद्र ठीक ही कह रहा है मेरी बच्ची,
और आज के समय में बिना मोबाइल के कुछ भी संभव नहीं। मुझे ही देख लो, मैं भी आज के समय में मोबाइल रखती हूँ और जहाँ भी जाती हूँ मेरे पास ही होता है। शुरू-शुरू में मैं भी मना करती रही और अब एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती। अच्छा रुद्र, ज़रा इसका नंबर मेरे फ़ोन में भी सेव कर दो। रुद्र दादी और गौरी का मोबाइल लेकर गौरी के फ़ोन से दादी के फ़ोन पर मिस्ड कॉल देता है और फिर दादी के मोबाइल में गौरी का नंबर सेव कर देता है। दादी अब गौरी को कॉल करती हैं। गौरी तो गौरी मोबाइल को देखने लगती है। उस पर दादी लिखकर आ रहा होता है। तो गौरी अब क्या करूं? धीरे से पूछती है। दादी ये जो ग्रीन है इसे ऊपर करोगी तो बात कर पाओगी और लाल को ऊपर करोगी तो फ़ोन कट जाएगा। फिर दादी कुछ सोचते हुए, रुद्र थोड़ा तुम इसे समझा दो, मुझे कहीं ज़रूरी कॉल करनी है, अभी याद आया तो मैं अभी आती हूँ। रुद्र दादी को देखकर, जी दादी। दादी पीछे घूमते हुए मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। रुद्र गौरी से थोड़ी दूरी बनाकर बैठते हुए उसे मोबाइल की ज़रूरी फंक्शन समझाने लगता है और बाद में मोबाइल की बुकलेट उसे देकर कहता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये पढ़ लेना। गौरी बहुत ध्यान से सब कुछ समझ रही थी और उसकी बड़ी बड़ी पलकें जब झपकती हैं तो ना चाहते हुए भी रुद्र का दिल धड़क उठता है और वो सोचने लगता है कि आज के समय में भी कोई इतना इनोसेंट हो सकता है। शरद जी, सरिता कहाँ हो? अंदर आते हुए, रुद्र, दादू क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है? कुछ हुआ है क्या? दादू, टीवी ऑन करो। तो रुद्र टीवी ऑन करता है। रुद्र और न्यूज़ देखकर, अरे ये अचानक क्या हो गया? अभी तो जतिन आया था, तब तो सब कुछ ठीक था। तो फिर? दादी, अरे क्या हो गया? ये क्या शोर हो रहा है? दादू, 2 दिन का कर्फ्यू लग गया है और अब सभी को घर पर रहना होगा। मेन मार्केट में गोलियां चली हैं, कुछ लोगों में मुठभेड़ हो गई है, तो इसलिए 2 दिन का कर्फ्यू लग गया है। दादी, अरे भगवान। तभी मोबाइल ऑन करके वीना को कॉल करती है। फोन उठने पर, कहाँ हो? अभी तक आई क्यों नहीं? वीना, बस अम्मा जी, घर के बाहर ही हूँ, आ रही हूँ। दादी, शुक्र है भगवान का। और फिर गौरी को देखते हुए, देखा अभी के अभी मोबाइल का कमाल। तभी वीना अंदर आते हुए, वीना, अम्मा जी पता है, मैं बाजार से घर के लिए निकल ही रही थी कि मोबाइल पर चेतावनी आई कि मार्केट में गोलियां चली, 2 दिन का कर्फ्यू। मैं तो रास्ते भर राधे राधे करते आई हूँ। जब घर पहुँच गई तब चैन मिला। आज तो इस फोन ने बचा लिया। दादी गौरी से, देखा बेटा, एक और ज़रूरत मोबाइल की, इस्तेमाल करना शुरू करो, इसके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा। वीना, ऊपर वाला गेस्ट रूम तैयार करवा दो गौरी के लिए। रुद्र जतिन को कॉल करके, तुम ठीक से घर पहुंच गए? जतिन, जी सर। रुद्र, सारे स्टाफ को कर्फ्यू तक छुट्टी की इन्फॉर्म कर दो और चरिता कपड़े लाने के बाद घर पहुंच गई है? जतिन, जी सर, उसे मार्केट से घर भेजने के बाद ही मैं आपके पास आया था। रुद्र, दैट्स गुड, नाउ बी केयरफुल। तुम्हारा घर मार्केट के पास ही है। न्यूज़ चैनल देखकर 2 दिन का कर्फ्यू कंफर्म हो जाता है और कर्फ्यू की बात सुनकर गौरी चिंतित हो जाती है। दादी वीना से ऊपर का गेस्ट रूम गौरी के लिए तैयार करने को कहती हैं। गौरी को सोच में डूबा हुआ देखकर दादी ने गौरी से पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या सोच रही हो? गौरी, दादी ये अचानक से गोलियां चलना, कर्फ्यू लग जाना, क्या यहाँ ये सब इतना आसान होता है? जवाब रुद्र देता है, जैसा तुम कह रही हो वैसा कहीं भी हो सकता है और ये करने वाले लोग जहाँ जाते हैं वो यही करते हैं। समस्या यह है कि वो भी हमसे ही दिखते हैं। खैर छोड़ो, इस बैग में अभी तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। दूसरे बैग में रात के सोने वाले अलग और दिन के हिसाब से अलग अलग कपड़े हैं। तो देख लो। मीना, अम्मा जी, बिटिया का कमरा तैयार है। दादी, ठीक है, अब तुम जाकर डिनर की तैयारी करो और हम यहाँ इनके साथ बैठक में बैठे हैं, पर पहले 2 कप चाय दे जाना। बीना, जी अम्मा जी, अभी लाते हैं।
रुद्र, दादी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कोई काम हो तो बताइएगा। दादी, अरे बेटा, गौरी को अभी के लिए उसके कमरे में पहुंचा दो और तब अपने रूम में जाओ। रुद्र को सोचते हुए, जैसा आप कहें दादी, और गौरी की तरफ बढ़ जाता है और गौरी के पास जाकर, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में पहुंचा दूँ। गौरी, सर, मैं खुद से चली जाऊंगी। रुद्र बिना कुछ सुने आगे बढ़कर उसे गोद में उठाकर ऊपर की तरफ चल देता है। गौरी डर के मारे कस के रुद्र की शर्ट पर मुट्ठी कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है और गौरी की इस हरकत पर रुद्र की नज़र गौरी के चेहरे पर टिक जाती है और इस समय वो किसी छोटे से मासूम बच्चे की तरह दिख रही होती है। ना चाहते हुए भी रुद्र अपनी मुस्कान रोक नहीं पाता और गौरी को देखते हुए मुस्कुरा देता है। दादू, गौरी को क्या हुआ? दादी, बच्ची का पैर मुड़ गया था और स्वेलिंग हो गई है। और फिर अब तो कर्फ्यू लग गया है, तो ऊपर वाला गेस्ट रूम गौरी के लिए तैयार करवा दिया है। दादू, ध्यान से चेक कर लीजिएगा, कहीं मोच के अलावा कोई और समस्या ना हो। दादी, पैर में ऑइंटमेंट लगाते समय नॉर्मल ही थी, फ्रैक्चर होता तो हाथ भी न रखने देती, तो अभी तो मोच ही लग रही है। अच्छा, अब आप भी चलकर फ्रेश हो जाइए, न्यूज़ बाद में देख लीजिएगा, बिना चाय ला ही रही होगी। चलिए, जल्दी करिए। रुद्र गौरी के रूम के अंदर जाता है पर गौरी को गोद से उतारता नहीं। जब कुछ देर हो जाती है और गौरी आंखें नहीं खोलती तो रुद्र थोड़े सख्त लहजे में, आंखें खोलो अपनी। गौरी डरते हुए धीरे से अपनी पलकें उठाती है और रुद्र, जो कि उसे ही देख रहा था, उसकी गहरी बुरी आंखों और उठती हुई बड़ी बड़ी घनी पलकों को देखकर उनमें खो जाता है। और जब काफी देर तक वो गौरी को ऐसे ही लेकर खड़ा रहता है तो गौरी हिम्मत करके धीरे से, सर। रुद्र, हाँ। गौरी डरते हुए, वो नीचे उतारिए। रुद्र होश में आते हुए, हाँ, और धीरे से बेड से टिकाकर गौरी को बिठा देता है। गौरी, थैंक यू सर, और आंखें नीची कर लेती है। रुद्र, टेक केयर, और पहले हॉस्टल फोन करो। गौरी, पर वो तो नीचे ही रह गया, मासूम सा मुंह बनाकर। रुद्र, एक मिनट, कमरे से बाहर जाकर काकी बीना को आवाज देता है, जो कि चाय लेकर किचन में वापस जा रही थी। बीना, हाँ चीकू बाबा, कोई काम है? रुद्र, काकी वो जो बाजार के थैले रखे हैं और गौरी का वो बैग, इन सभी को ऊपर दे दीजिए। बीना, जी बाबा, और सारे थैले रुद्र को देकर चली जाती हैं। रुद्र वापस गौरी के कमरे में आता है और दोनों बैग और गौरी का पर्सनल कॉलेज बैग उसे देकर कहता है, कपड़े चेंज कर लेना और हॉस्टल कॉल कर देना। सभी कर्फ्यू की बात से हॉस्टल में भी तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। तुम्हारे फ्रेंड्स और वार्डन को इन्फॉर्म कर दो। गौरी, मैं यहाँ पर नई हूँ, तो हॉस्टल में मेरी अभी तक कोई सहेली नहीं है, बस क्लास में है। रुद्र, हूँ, तो वार्डन को कॉल करो और कोई ज़रूरत होने पर मुझे कॉल कर देना। मैं बगल के कमरे में ही हूँ, मोबाइल अपने पास ही रखना। गौरी, जी सर। रुद्र एक नज़र गौरी को देखते हुए अपने कमरे में चला जाता है। गौरी खींचकर सांस लेते हुए, आह, जैसे इतनी देर से सांस ही ना ले रही हो, मोबाइल को देखते हुए वार्डन को फ़ोन करके बता देती है कि वो जहाँ जॉब करती है वहीं दादी के पास ही रुकेगी जब तक कर्फ्यू रहेगा। और फिर बैग से नाइट ड्रेस निकालकर धीरे से उठते हुए एक पैर पर कूदते हुए क्लोसेट की तरफ जाती है और वहीं चेयर पर बैठकर कपड़े बदलकर बाहर आ जाती है और एक पैर पर ही कूदते हुए बेड पर अपने उतारे हुए कपड़े रखकर बाथरूम में जाती है और फ्रेश होकर मुंह हाथ धोकर बाहर आती है। रुद्र नॉक करके कमरे में आता है तो उसका भीगा चेहरा देखता ही रह जाता है, जो इस समय कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। गौरी, जी सर, कुछ काम था? रुद्र, बस। रुद्र के मुंह से हाँ ही निकल पाता है। रुद्र गौरी में इस कदर खोया हुआ था कि गौरी के दोबारा आवाज देने पर वो सिर्फ हाँ ही कहता है। गौरी हिम्मत करते हुए, जी सर, आपको कोई काम है? रुद्र, बैठो पहले। गौरी बैठ जाती है और रुद्र उसका पैर पकड़कर गौरी बीच में ही, सर मैं कर लूंगी। रुद्र गौरी को निगाह उठाकर घूर कर देखता है तो गौरी चुप हो जाती है
और रुद्र कैप बैंडेज खोलने लगता है। बैंडेज खुल जाने पर स्वेलिंग कुछ कम थी, तो रुद्र दोबारा ऑइंटमेंट लगाकर पट्टी कर देता है और एक पेन किलर गौरी को देता है। अभी खाना यहीं आ जाएगा, खाने के बाद दवा खाकर सोना, आराम मिलेगा। और हॉस्टल कॉल करा? गौरी: जी सर। रुद्र: गुड, अब थोड़ा आराम करना, और मैं अपने रूम में ही हूँ। कुछ चाहिए हो तो संकोच नहीं करना, कॉल कर देना। रुद्र अपने कमरे में चला गया। गौरी अपना मुंह पोंछकर और बुक्स निकालकर पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद सभी नीचे खाना खाने लगते हैं और रुद्र पीना के साथ गौरी को खाना और पानी ऊपर देकर चला जाता है। गौरी अपना खाना खाने लगती है। नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी खाना खा रहे होते हैं कि दादी कहती हैं, बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत सेवा भाव है, मुझसे तो कितनी बातें करती है मीठी मीठी। इसके आने से मुझे समय का पता ही नहीं चला, और मेरे पैरों की इतनी अच्छी मसाज की कि आज तो मैं पूरा दिन आराम से चलती रही। और छेने के पराठे तो इतने स्वाद थे कि मज़ा ही आ गया। दादू: छेने के पराठे? रुद्र: हाँ दादू, छेने के पराठे तो सच में बहुत स्वाद थे। काकी: क्या अभी और हैं? बीना: हाँ बाबा, 2 पराठे हैं, ये इसी कैसरोल में है। रुद्र जैसे ही कैसरोल उठाने लगता है कि दादू झट से कैसरोल उठाकर पराठा ले लेते हैं, और अब एक ही पराठा कैसरोल में होता है। तो रुद्र और दादी एक दूसरे को देखते हैं कि तभी बीना कहती है, ये हम ले लेते हैं, कहा है कि हम भी नहीं चखे हैं। अब तो दादी और रुद्र दोनों ही मुंह लटकाकर अपना अपना खाना खाते हैं। और दादू: भाई मज़ा ही आ गया, सच में ऐसा पराठा तो पहली बार खाया, बच्चों के हाथों में तो खूब स्वाद है। बीना: हाँ अम्मा जी, ऐसा तो हम भी ना बना सके हैं। दादी: चुपचाप मुंह बंद करके खाओ, पता नहीं खाते समय बात नहीं करते। दादू और बीना दोनों ही दादी का मुंह देखने लगते हैं। दादू: अभी जब आप इतनी तारीफों के पुल बांध रही थी तो वो बातें नहीं थी, हमने क्या बोला कि आपको नियम याद आ गया। तभी गौरी अपनी प्लेट लेकर अपने कमरे से बाहर आने लगती है, और जैसे ही सीढ़ियों पर पैर रखती है कि दादी: अरे बेटा, आप क्यों ला रही हैं, अभी कोई भी ले आएगा, आपके पैरों में आराम दो, तभी तो पैर जल्दी से ठीक होगा। रुद्र अपनी जगह पर खड़ा होता है, जिसकी पीठ सीढ़ियों की तरफ थी, और घूमकर गौरी को डांटते हुए: अपनी प्लेट वहीं रखकर अपने कमरे में वापस जाओ। गौरी डरकर जल्दी से प्लेट वहीं रखकर अपने कमरे में चली जाती है। दादू: अरे ये भला क्या तरीका हुआ, भला ऐसे भी कोई बात करता है, आराम से भी कह सकते थे। दादी: हाँ हाँ, और क्या, ऐसे बोलकर उसे डरा ही दिया जैसे ये मास्टर और वो तेरी स्टूडेंट हो। रुद्र: हाँ, वो मेरी स्टूडेंट ही है, मेरे ही मैथ्स की क्लास में पढ़ती है। दादी खुशी से: सच्ची? रुद्र प्रश्नवाचक फेस बनाकर दादी को देखकर: इसमें इतनी खुशी की क्या बात है? तो बीना खांसने लगती है, तो दादी घबराकर कि कहीं पोल ना खुल जाए, बीना को पानी देते हुए: अब तुझे क्यों खांसी आ रही है, आराम से खाना खाओ। दादी रुद्र से: मैं सोच ही रही थी कि क्यों वो तुझे सर सर कह रही है और इतना डर रही है, अब समझ में आया, बस मेरी बात साफ हो गई तो इसीलिए मैं खुश हो गई। रुद्र: दादी, कभी कभी ना आपकी बातें समझ में नहीं आती। दादू: अरे बेटा रुद्र, आज ऑफिस में चरिता का पता चला कि वो 1 महीने बाद जॉब छोड़ रही है, तो इस बारे में क्या सोचा है? रुद्र की आंखों के आगे गौरी का चेहरा घूम जाता है, और वो सोचते हुए कहता है कि हाँ, 2 हफ्ते बाद इंटरव्यू रखा है कि चरिता के रहते हुए ही दूसरी असिस्टेंट आ जाए, तो चरिता उसे जाने से पहले काम का अपडेट समझा दे, जिससे बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि चरिता की शादी आउट ऑफ टाउन हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम होने पर उसका आना आसान नहीं होगा। दादू: तो इंटरव्यू की क्या ज़रूरत है, जब चरिता को ही उसे अपडेट करना है तो पढ़ी लिखी कोई भी लड़की चलेगी। रुद्र: हाँ दादू, आप ठीक कह रहे हैं, सोचता हूँ इस बारे में।
अच्छा, मेरा हो गया। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। दादू, दादी और बीना, गुड नाइट। रुद्र, काकी चरण से कहकर ऊपर से प्लेट मंगवा लीजिएगा। आप मत दौड़िएगा। बीना, जी बाबा। रुद्र ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। दादी दादू से, थैंक यू, आपने तो बचा लिया। कहीं इसे शक हो जाता कि हम क्या प्लान कर रहे हैं तो ये तो बवाल ही काट देता। तो दादू, बचाया ही नहीं बल्कि एक कदम आगे की चाल भी चल दी है। अभी उसके दिमाग में गौरी का ही ताजा ताजा सीन था तो मैंने जानबूझकर सरिता वाली बात निकाली। दादी, क्या मतलब? दादू, बुद्धू, अगर चरिता की जगह गौरी ले ले तो? दादी, अरे वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। कॉलेज में साथ और ऑफिस में साथ, फिर तो मजा ही आ जाएगा। इधर रुद्र गौरी के कमरे की तरफ जाता है, ये देखने कि गौरी ने दवा खाई कि नहीं। रुद्र गौरी का दरवाजा नॉक करता है और जैसे ही रुद्र अंदर जाता है तो देखता है कि गौरी रो रही है। रुद्र को अपने अंदर कुछ अजीब सा लगता है पर हिम्मत नहीं कर पाता कि कैसे बात करे। गौरी डोर नॉक की आवाज़ सुनकर और आहट होने से गौरी को लगा कि कोई तो कमरे में आया है पर अभी तक कुछ बोला नहीं तो वो जल्दी से आंसू पोंछकर उठती है और जल्दीबाजी में पैर को झटका लगने से आह करा उठती है। तो रुद्र को लगता है कि गौरी के पैर में दर्द ज़्यादा है। रुद्र, क्या हुआ? क्या दर्द ज़्यादा हो रहा है? और तुरंत उसका पैर पकड़कर पट्टी खोलने लगता है कि चेक कर लें कोई और बात तो नहीं। रुद्र के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गौरी, नहीं नहीं, मेरा पैर तो ठीक है अभी। रुद्र, अब तक पट्टी खोल चुका होता है तो पैर देखकर, हाँ, ये तो स्वेलिंग लगभग ठीक ही लग रही है। तो तो फिर तुम क्यों रो रही थी? गौरी, डर, वो मैं, और फिर से रोने लगती है। रुद्र गुस्सा होते हुए, ये क्या बचपना है? एक तो कुछ पूछो तो रोने लगती हो। रोती रहोगी या जवाब भी दोगी कि क्यों रो रही हो? गौरी पहली बार चिढ़कर, आप हर समय डांटते क्यों रहते हैं? क्या खाने में मिर्ची खाते हैं? और फिर कोई डर के रोए तो आप ही, फिर ध्यान आते ही कि क्या और किससे बोल गई। अपनी जीभ दांतों के नीचे दबा लेती है और नजरें झुका लेती है। रुद्र उसको ऐसे देखकर और उसकी बात पर गौर करके उसे देखने लगता है और मिर्ची वाली बात पर अपनी हंसी रोक नहीं पाता और हंसने लगता है। गौरी पहली बार हंसी की आवाज़ सुनकर रुद्र को देखती है तो देखती ही रह जाती है। इस समय वो और भी हैंडसम लग रहा होता है और गालों पर पड़ रहे डिंपल उसे और कातिल बना रहे थे। गौरी तो हंसते हुए रुद्र को देखकर खो जाती है। रुद्र जब गौरी को अपने आप को ऐसे देखते देखता है तो एकदम शांत होकर, अब ऐसे क्या देख रही हो? गौरी फिलो फिलो में कह जाती है, आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो। और वो डिम्पल तो और ध्यान आते ही चुप हो जाती है कि किससे कह रही थी। क्लास में रुद्र ने रुचिका को जैसे डांटा था वो याद आते ही गौरी के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। रुद्र भी ये महसूस कर लेता है और बिना कोई रिएक्शन दिए धीरे से ऑइंटमेंट लेकर गौरी के पैरों में लगाकर फिर से क्रैप बैंडेज बांध देता है और इसके बाद साइड टेबल से दवा उठाकर उसे खाने को देता है। गौरी भी चुपचाप उसे फॉलो करती है। डरने के कारण उससे अब कुछ बोला नहीं जाता क्योंकि फिलो फिलो में पहले ही वो बहुत कुछ कह चुकी है। गौरी दवा ले तो लेती है और मुंह बनाकर दवा को देखने लगती है। रुद्र समझ जाता है कि गौरी को दवा खाना नहीं पसंद है तो आवाज़ थोड़ी सख्त करके, खाओ इसे। गौरी डर के जल्दी से दवा खा लेती है। रुद्र, अब सो जाओ, पैरों को आराम मिलेगा और सुबह तक आराम से चलने लगोगी। फिर कमरे से निकलकर जाने लगता है और एक पल रुककर, वैसे तुम भी रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए ही बहुत मासूम और अच्छी लगती हो, और अपने कमरे में चला जाता है। गौरी अपने आप को चिमटी काट कर देखती है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही। तभी रुद्र वापस आते हुए, ये सपना नहीं है, और ये पानी का जग ले लो और मोबाइल अपने पास ही रखना, ज़रूरत पड़ने पर कॉल कर लेना। गुड नाइट
और अब अपने कमरे में चला जाता है। गौरी वैसे इतने भी खड़ूस नहीं हैं जितने दिखते हैं। और रुद्र की बात को सोचकर, तुम भी रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए ही बहुत मासूम और अच्छी लगती हो। मुस्कुराते हुए सो जाती है। रुद्र अपने कमरे में अपने बेड पर होता है और मेल चेक कर रहा होता है और गौरी की हंसने वाली बात याद करके मुस्कुरा देता है और फिर सर झटककर लैपटॉप हटाता है और थोड़ी देर बालकनी में खड़ा हो जाता है आसमान में देखते हुए। माँ पापा, बहुत मिस करता हूँ आपको। आज बहुत दिनों के बाद घर पर भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। पता नहीं, पर कुछ तो अलग है। चिंकी तो बहुत छोटी थी जब ये हुआ, पर मुझे तो सब याद है। आंखों में आंसू लिए मैं तो पूरी तरह से अंदर से खाली सा हो गया हूँ तब से। बस दादू दादी को देखकर यहीं रह गया। उनकी हालत मुझसे देखी नहीं गई और चिंकी हॉस्टल में ही सेट हो गई। जब वो घर आती है तो रौनक बढ़ जाती है। पर आज पता नहीं क्यों बहुत दिनों बाद एक सुकून महसूस कर रहा हूँ, जैसे मेरे आसपास भी कोई है। वरना लोग और पैसे के इर्द गिर्द घूमने वाले बहुत हैं, पर आज बहुत दिनों बाद आप दोनों और दादी के बाद किसी ने दिल से मुझे महसूस करके मेरे लिए कोई बात कही। और ये कहते हुए आंसू रुद्र की आंखों से बह जाते हैं, पर फिर भी वो मुस्कुरा रहा होता है। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहकर आसमान को देखते रहने के बाद गुड नाइट माँ, गुड नाइट पापा कहता है और तभी ठंडी हवा का एक झोंका उसे छू जाता है और रुद्र मुस्कुराकर अपने बेड पर आकर लेट जाता है और दिन भर के इंसिडेंट्स याद करते हुए कब उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। सभी निश्चिंत हैं क्योंकि ना तो कहीं जाना है और ना ही किसी को आना है। रुद्र जिम में है और एक्सरसाइज कर रहा है। दादू और दादी सुबह फ्रेश होकर नहाकर पूजा करने के बाद बाहर टहल रहे हैं। बीना किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही है। गौरी नहाकर तैयार होकर पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहना है। बाल धोए हैं तो खुले हैं कि सूख जाए। बस हल्का सा क्लचर लगा रखा है और बहुत ही आराम से सीढ़ियों से नीचे आ रही है। रुद्र ठीक उसके पीछे से फ्रेश होकर नहाकर अपने रूम से बाहर आता है। इस समय उसने स्किन टाइट टी शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा है। पीछे से आते हुए, कहाँ जा रही हो? गौरी चौंक जाती है। जैसे ही पीछे घूमती है कि पैर फिसलता है और गिरने को होती ही है कि रुद्र गौरी का हाथ पकड़कर, जो कि गिरने के डर से हवा में होता है, अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे दोनों बहुत पास आ जाते हैं। रुद्र संभाल कर, अभी गिर जाती। गौरी रुद्र को ऐसे देखकर, सॉरी सर। रुद्र, हाथ पकड़ो मेरा। गौरी संकोच करने लगती है तो रुद्र डांट कर, मैंने कहा हाथ पकड़ो, वरना गोद में उठाकर नीचे ले जाऊंगा। गौरी झट से हाथ पकड़ लेती है। फिर दोनों हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे आने लगते हैं और तभी दादू और दादी लॉन से अंदर आते हैं और दोनों को ऐसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब सभी डाइनिंग पर नाश्ते के लिए बैठते हैं और बीना सबका नाश्ता लगाती है। सभी नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके दादी जब उठने को होती हैं कि आह की आवाज़ के साथ दिल पर हाथ रख लेती हैं और पसीने से भीग जाती हैं और डाइनिंग टेबल को थाम लेती हैं। सभी घबरा जाते हैं। रुद्र तुरंत उठकर दादी को संभालता है और दादू को डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहता है। दादू भी टेंशन के कारण कॉल नहीं कर पाते तो गौरी झट से दादू का मोबाइल लेकर डॉक्टर को कॉल करती है और घर बुलाती है। सभी इस समय दादू दादी के कमरे में होते हैं। गौरी जल्दी से दादी के कपड़े ढीले करती है और सभी खिड़कियों को खोल देती है और बीपी मॉनिटर से तुरंत बीपी चेक करती है। इस समय उसको अपने पैर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। अब तक डॉक्टर भी आ चुके हैं। डॉक्टर तुरंत चेकअप करके एक इंजेक्शन लगाते हैं और उन्हें सोने को कहकर बाहर आते हैं तो सभी दादी को सोता हुआ देखकर डॉक्टर के पीछे आते हैं। दादू, क्या हुआ है डॉक्टर? दादू चिंता के साथ सवाल करते हैं। डॉक्टर, माइनर हार्ट अटैक है और बीपी बहुत हाई है, तो ध्यान दें। एज भी है तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए मैं एक परमानेंट नर्स की व्यवस्था कर देता हूँ टेक केयर के लिए।
अब से थोड़ी ही देर में एक्सपीरियंस नर्स और मेडिसिन दोनों ही आ जाएंगी। और कर्फ्यू है तो देखिएगा कि कोई इमरजेंसी की नौबत ना ही हो तो बेहतर है। बाकी मैं मेडिसिन भिजवा दूंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कॉल करिएगा और देखिएगा कि दिल पर कोई बोझ ना लें। और ये कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। अब सभी को दादी के लिए चिंता हो जाती है और रुद्र बीना जी से दादी के रूम से अटैच रूम तुरंत फिट करिए नर्स के लिए। बीना जी और तुरंत अपने काम पर लग जाती हैं। सभी दादी के पास ही बैठकर अपना अपना काम करते रहते हैं और गौरी तो दादी का हाथ पकड़कर ही बैठी होती है। उसके चेहरे पर चिंता और आंखों के आंसू उसकी सच्ची चिंता दर्शा रहे हैं, जिसे रुद्र और दादू दोनों ही गौर कर रहे हैं। तभी दादी की आंख खुलती है और वो, अरे क्या हुआ, सब ऐसे क्यों बैठे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गौरी रोते हुए, दादी आपने तो डरा ही दिया। दादू, हाँ सुनीता, आपने तो जान ही निकाल दी थी हमारी। दादी धीरे से, आप भी शुभ शुभ बोलिए। कुछ भी। फिर बस मेरा रुद्र शादी कर ले तो मेरा बोझ कुछ और। तेज तेज सांस लेने लगती हैं। तो रुद्र धीरे से, दादी आप शांत रहें और आराम करें बस। और शादी के लिए लड़की भी तो होनी चाहिए। दादी, तुम गौरी से शादी कर लो। और आस लगाकर रुद्र और गौरी को देखने लगती हैं। दादी की बात सुनकर रुद्र गौरी को और गौरी रुद्र को देखने लगते हैं। सोच लो मेरे बच्चों, मैं भी सुकून से मर। तो गौरी दादी के मुंह पर हाथ रख देती है और रोने लगती है। दादी माँ, मैं पहले ही अपनी माँ को खो चुकी हूँ और हिम्मत नहीं है मुझ में। भले ही मुझे आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ हो, पर जो प्यार आपने मुझे दिया है तो मुझे यकीन है कि माँ ऐसे ही प्यार करती होंगी। अब ऐसे कभी ना कहिएगा। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। पर अब आप फालतू की बात नहीं करेंगी। दादी, रुद्र बहुत ही धीरे से हिम्मत करके रुद्र को बुलाती हैं कि अब तो लड़की भी है। तो तुम और कहकर चुप हो जाती हैं। तो रुद्र भी, ठीक है, आपको जो भी ठीक लगे। तो दादी दादू से, आप वकील को बुलाइए, आज ही कोर्ट मैरिज करवाइए। मेरे ठीक होने पर बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। दादू तुरंत लॉयर को फ़ोन करके सिचुएशन समझाते हैं और रजिस्टर्ड मैरिज की फॉर्मेलिटी करने को कहते हैं। कर्फ्यू में कोर्ट, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल में छूट थी। रुद्र, मैं अभी आता हूँ। और बाहर जाकर वकील को फिर से कॉल करता है और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बात करता है, जो कि 1 साल के लिए होना चाहिए। वकील, ठीक है सर। रुद्र गौरी को बुलाकर, मुझे तुमसे बात करनी है। गौरी, जी सर। रुद्र, तुम किसी दबाव में आकर ऐसा कर रही हो तो सोच लो। और मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। मैंने लॉयर से बात कर ली है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, सबको दिखाने के लिए हम मैरिड होंगे। पर तुम चाहो तो 1 साल के बाद तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती हो। दादी की सेहत को देखते हुए अब यह निर्णय जल्दबाजी में लेना पड़ रहा है। पर मैं तुम पर प्रेशराइज्ड वे में ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं बनाना चाहता। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहा हूँ कि तुम अपना समय ले सको। बाकी अभी दादी के लिए हम अब से हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। गौरी बस रुद्र को देखती रहती है और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसा शब्द ही उसके लिए अजीब था। पर दादी के लिए वो हर बात पर तैयार थी। पर यह हस्बैंड और वाइफ शब्द, कहीं ना कहीं दोनों को अंदर से कुछ अजीब सा ही एहसास होता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।